हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 10 विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। हम इसका ग भाग कर रहे हैं जो कि है अधिगम, शिक्षा और विस्तार। हमने हमारे पिछले वीडियोस में बात कर ली थी अधिगम की, लर्निंग की, जो कि 5 टाइप्स का होता है। हमने बात कर ली थी शिक्षा और परिवार की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे परिवार के बाद जहां हम शिक्षा लेते हैं, यानी कि शिक्षा और स्कूल की। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए, आप में से अधिकांश लोग शिक्षा का संबंध सबसे पहले किससे जोड़ते हैं? स्कूल से। यानी जैसे ही मैंने शिक्षा का नाम लिया या कहीं भी आप एजुकेशन का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले जो वर्ड आपके माइंड में आता है वो क्या आता है? स्कूल और एग्जाम्स। तो आजकल पहली से 12वीं कक्षा तक बालिकाओं को औपचारिक शिक्षा उपलब्ध करवाने में जो विद्यालय है, स्कूल है, वो एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। स्कूल्स जो हैं प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं। तो औपचारिक शिक्षा बच्चों हमने किसको कहा था? जो स्कूल में हम शिक्षा लेते हैं उसको हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन। देश के अनेक भागों में विद्यालय पूर्व जो समूह हैं, यानी कि प्री स्कूल जो ग्रुप्स हैं, उनको भी औपचारिक विद्यालय के साथ आजकल जोड़ दिया जाता है। यानी कि जो फॉर्मल स्कूल्स हैं उनके साथ ही हमारी जो प्री स्कूलिंग है वो भी उसको भी उस ग्रुप को भी जोड़ देते हैं। अनेक प्रणालियों में छात्र 10वीं कक्षा के बाद 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं। वैसे तो क्या होता है, हम 12th के बाद कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारी प्रणालियाँ ऐसे हैं जहाँ पर हम 10th के बाद बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं सीधा ही हम कॉलेज में प्रवेश लेते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे कोर्सेज होते हैं, है ना। तो हमने औपचारिक शिक्षा का शब्द का प्रयोग बहुत बार कर लिया है, लेकिन ये भी संभव है कि कोई भी जो स्टूडेंट है वो अनौपचारिक शिक्षा ले। अब हम बार बार बात कर रहे हैं औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन? इन दोनों में अंतर क्या है और ये जो दोनों प्रणालियाँ हैं किन संदर्भों में प्रासंगिक है, यानी कि इन दोनों में अंतर, इनका अर्थ, उसे अभी हम अच्छे से डिटेल से समझेंगे हमारे इस पार्ट में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं औपचारिक शिक्षा की, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन की। देखिए, औपचारिक शिक्षा पढ़ाने और सीखने की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें सब कुछ मैनेज्ड होता है। आपने देखा होगा, हम अगर एग्जाम्पल लें आपके स्कूल का, एक फिक्स सिलेबस यानी कि करिकुलम होता है, टीचर्स होते हैं, टाइम टेबल फिक्स होता है, आपके एग्ज़ाम्स के शेड्यूल है वो फिक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल मैनेज्ड होती हैं। उसे हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा, यानी पढ़ाने की और सीखने की दोनों की ही जो प्रणाली है बिल्कुल व्यवस्थित होती है। इसका जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है या इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उन इंस्टीट्यूशंस पे होती हैं जो सरकार द्वारा या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाई जाती हैं। यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं जो हमें स्कूल एजुकेशन देते हैं, स्कूल में शिक्षा देते हैं। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस प्रकार जो हमारा स्कूल है, महाविद्यालय यानी हमारा जो कॉलेज है, विश्वविद्यालय यानी कि जो यूनिवर्सिटी है, और भी तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाएं, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स जहाँ पर हम टेक्निकल नॉलेज लेते हैं या बिजनेस की नॉलेज लेते हैं, ये हमें क्या देते हैं? औपचारिक शिक्षा देती हैं, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन देते हैं। हमारी जो औपचारिक शिक्षा होती है यहीं पर होती है। तो शिक्षा की जितनी भी औपचारिक संस्थाएं होती हैं, यानी जितने भी फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनकी कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं जिनके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। देखिए, औपचारिक शिक्षा है वो प्राथमिक विद्यालय से शुरू करके और उच्चतर माध्यमिक तक और फिर विश्वविद्यालय स्तर पर तृतीयक शिक्षा तक कालक्रम अनुसार वर्गीकृत होती है। थोड़ा सा सेंटेंस सुनने में टफ लग रहा है, अभी इसको मैं इजी बना देती हूँ। कहने का आशय ये है कि पहले जो हमारी शिक्षा होती है वो प्राइमरी लेवल की होती है, प्राथमिक विद्यालय जिसमें हम 8th तक एजुकेशन लेते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंडरी लेवल, द्वितीयक स्तर, जहाँ हम हमारी 12th तक की एजुकेशन लेते हैं। आफ्टर
आफ्टर दैट टर्शरी लेवल यानी हमारा तृतीयक स्तर, जिसमें हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हायर डिग्रीज की एजुकेशन लेते हैं। ये हुए हमारे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कालक्रम अनुसार यानी समय के अनुसार ये वर्गीकृत होती हैं। इसका आशय ये है कि उच्चतर ग्रेड में जाने से पहले, यानी कि हमें किसी हायर ग्रेड में जाने से पहले उससे पहले का ग्रेड या स्तर औपचारिक रूप से पास करना अनिवार्य होता है। छोटे से एग्जाम्पल्स, इसको आप इजीली समझ लीजिए। अगर आप 12th पास करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने उससे पहले की क्लासेस पास कर ली। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 4th क्लास पास कर ली या 5th क्लास पास कर ली, उसके बाद आप सीधा ही 11th या 12th में एडमिशन ले सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा में ये बहुत ज़रूरी है कि सीक्वेंस को फॉलो किया जाए। पहले हमने 8th पास की है, उसके बाद 9th, 10th, 11th और 12th, यानी कि एक क्रम चलता है। अपनी मर्जी से हम उस क्रम को तोड़ नहीं सकते। किस में? औपचारिक शिक्षा में, यानी फॉर्मल एजुकेशन में। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे स्तर बताए हैं। पहले प्राथमिक स्तर हमारा क्लियर होगा, तभी हम द्वितीयक स्तर यानी सेकेंडरी लेवल को क्लियर कर पाएंगे। उसी के बाद हमारा तृतीयक स्तर यानी टर्शरी लेवल। इसमें पाठ्यक्रम होता है वो पूर्व निर्धारित होता है, यानी हर क्लास में हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो सिलेबस है, बिल्कुल फिक्स होता है। कितने लेसन्स हैं, उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं, एग्जाम्स में कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से लेसन्स पूछे जाएंगे, हमारे हाफ ईयरली का सिलेबस, फाइनल का, सारी चीज़ें पहले से ही बिल्कुल फिक्स होती हैं। हाँ, केवल इतनी छूट होती है कि जो टीचर है वो उन्हें पढ़ाता कैसे है, क्लास में जो पढ़ाने का तरीका है, पढ़ाने का जो मेथड है, उसमें टीचर को छूट होती है। लेकिन टीचर को ये छूट नहीं होती कि अपनी तरफ से वो सिलेबस को कम पढ़ाए, आधा पढ़ाए, या अपनी तरफ से और सिलेबस को ऐड कर ले। ये छूट एक टीचर को नहीं होती, यानी कि जो पाठ्यक्रम है वो पूर्व निर्धारित होता है। और शिक्षा का कोई विशिष्ट प्रकार या विकल्प लेने के लिए छात्रों के साझे लक्ष्य होते हैं, यानी कि जो उस क्लास के स्टूडेंट हैं उनका सबका एक ही लक्ष्य होता है, उस क्लास में अच्छे अंक लाना, उस क्लास को पास करना, है ना। संस्कृत के स्टूडेंट हैं, उनके लक्ष्य एक जैसे हैं, उर्दू के स्टूडेंट हैं, या हमारे कुछ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, तो सबके जो लक्ष्य होते हैं, उन विकल्प को लिए हुए जो छात्र हैं उनके सेम होते हैं। सत्र के दौरान, यानी हमारा जो सेशन चल रहा होता है और जो पाठ्यक्रम पूरा करने के अंत में सभी शिक्षकों की परीक्षा ली जाती है, जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन आपको देनी पड़ती हैं, यानी हमारे एनुअल एग्ज़ाम्स। जैसे ही हमारा जो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, इतना ही नहीं, सिलेबस चल भी रहा होता है तब भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, हमारे मिड टर्म्स होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, है ना। तो ये सत्र के दौरान भी होते हैं और सिलेबस पूरा करने के बाद भी जितने भी लर्नर हैं उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, उनकी परीक्षा ली जाती है, ये देखने के लिए कि आपने पूरा साल कितना सीखा, आपने पूरा साल कितनी मेहनत की है, इसे देखने के लिए। और फिर सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद जब आप पास हो जाते हैं तो आपको प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री दी जाती है। डिपेंड करता है आप किस क्लास में हैं या आप किस तरह का कोर्स कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं अनौपचारिक शिक्षा की, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन की। देखिए, भारत में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण वो स्कूल नहीं जा पाते, फिर चाहे वो गरीबी हो, वो अनाथ हो गए हैं, या बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल से बात करेंगे हमारे इसी होम साइंस की बुक में। फिर ऐसे वयस्क भी बहुत सारे होते हैं जो बचपन में स्कूल नहीं जा पाए बहुत सारे कारण से। आपने देखा होगा, आप में से भी कुछ के पेरेंट्स ऐसे हैं जो कभी स्कूल नहीं जा पाए, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी थी, वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए, यानी स्कूल तो गए लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरा नहीं किया। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े भी हैं, यानी वयस्क भी हैं। तो जो अनौपचारिक शिक्षा की प्रणाली है वो इन शिशुओं को, शिशु यानी कि लर्नर, देखिए बार बार ये वर्ड आ रहा है, आप इसे शिशु नहीं समझिए, बच्चा नहीं, यहाँ पे शिशु से हमारा आशय है जो शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, यानी कि लर्नर, यानी कि सीखने वाला। तो इन शिशुओं को शिक्षा प्राप्त करने का जो अवसर है वो उपलब्ध कौन करवाता है? अनौपचारिक शिक्षा। यानी बच्चे अगर किसी कारण से स्कूल जाने से वंचित रह गए तो अनौपचारिक शिक्षा उनको एक अवसर प्रदान करती है। जो वयस्क हैं, अपने समय में बचपन में स्कूल नहीं जा पाए लेकिन अभी भी अगर वो सीखना चाहते हैं, और मैं तो ये कहूँगी उन्हें सीखना चाहिए, तो उन्हें ये अवसर कौन उपलब्ध करवाता है? अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि
इनफॉर्मल एजुकेशन। इस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा एक सुव्यवस्थित शैक्षिक गतिविधि है जो औपचारिक ढांचे से बाहर चलाई जाती है, यानी आपके स्कूल और कॉलेज के अलावा जहाँ पर हम शिक्षा लेते हैं उसी को हम कह रहे हैं अनौपचारिक शिक्षा। बेसहारा और कामकाजी बच्चों के लिए, यानी ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या जो लापता हो गए हैं, गुम हो गए हैं, जिनका दुनिया में कोई नहीं है, जो अनाथ हैं, या ऐसे बच्चे जिन्हें किन्हीं मजबूरियों के कारण काम भी करना पड़ता है, उनके लिए जो अनौपचारिक केंद्र होते हैं और जो वयस्क हैं उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है। शिक्षा का लक्ष्य यहाँ भी ज्ञान प्राप्त करना है। यहाँ भी ज्ञान प्राप्त करना से आशय क्या है कि औपचारिक शिक्षा का लक्ष्य भी क्या होता है, नॉलेज, और यहाँ भी जो शिक्षा का लक्ष्य क्या है, नॉलेज, यानी ज्ञान को प्राप्त करना और कुशलता विकसित करना है, यानी अपने अंदर कुछ स्किल्स को डेवलप करना है, जीवन के प्रति समझ है और जीने को आसान बनाने के लिए कुछ ज्ञान जरूरी है, वो हमें मिलता है शिक्षा से, फिर चाहे वो अनौपचारिक हो या औपचारिक हो। कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो औपचारिक शिक्षा से भिन्न होती है। उसमें फर्स्ट नंबर पे है, क्योंकि शिशु आयु में पिछले शैक्षिक अनुभव और लक्ष्य में भिन्न भिन्न होते हैं, अतः तंत्र का कठोर वर्गीकरण नहीं किया जाता। यानी आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल में फिक्स होती हैं क्लासेस, करिकुलम, लेकिन यहाँ पर जो लर्नर होते हैं, शिशु होते हैं, उन सबकी एज में काफ़ी डिफरेंस होता है। उनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, यानी कुछ तो उनमें ऐसे होते हैं जिनकी स्कूलिंग 8 तक है, कुछ ऐसे हैं जो स्कूल गए ही नहीं, कुछ ऐसे हैं जिनकी स्कूलिंग 5th तक है, यानी सबका लेवल अलग अलग होता है, सबका जो एक्सपीरियंस है, सबका जो सीखने का अनुभव है अलग अलग होता है, उनके जो लक्ष्य हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए वहाँ पर क्लास वगैरह इनका बहुत अधिक कठोर क्लासिफिकेशन, बहुत अधिक कठोर वर्गीकरण नहीं होता है। उसके बाद है अध्यापन जो है शिशु केंद्रित होता है, यानी उसमें जो मेन फोकस क्या होता है, किस पे दिया जाता है, लर्नर पे, यानी सीखने वाले पे, और शिशु के दृष्टिकोण को महत्व दिया जाता है, यानी सीखने वाला है वो क्या सोच रहा है, वो क्या समझ रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है। अध्यापक केवल एक मददगार के रूप में काम करता है, यानी वहाँ पर जो टीचर है, जो एजुकेटर है, वो केवल एक हेल्पर के रूप में काम करता है, और जो पाठ्यक्रम वो पढ़ाता है वो आवश्यकता पे आधारित होता है, यानी उनकी जो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं, जो उनकी नीड्स हैं, उन पे बेस होता है पूरा का पूरा करिकुलम। किसमें? अनौपचारिक शिक्षा में, यानी इनफॉर्मल एजुकेशन में। स्थानीय उपक्रमों और स्व सहायता समूहों को अपने समुदाय में ज़रूरतें पूरी करने के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद से समाज की हेल्प करना चाहते हैं, बहुत सारे NGOs होते हैं, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो ऐसे कार्यक्रम चलाती हैं, और उनको हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्रोत्साहित भी करती है ऐसे कार्यक्रम चलाने के लिए, ताकि देश में ऐसा कोई बच्चा, ऐसा कोई वयस्क नहीं हो जिसकी शिक्षा अधूरी रहे। शिशुओं को प्रमाण पत्र दिए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें डिप्लोमा और डिग्रियां नहीं दी जाती हैं। जैसा कि हमने हमारी फॉर्मल एजुकेशन में, औपचारिक शिक्षा में बात की थी कि जब हम किसी क्लास को या किसी फिक्स सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमें डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट इत्यादि दी जाती हैं। यहाँ पर ना ही हम डिग्री देते हैं ना डिप्लोमा देते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट ज़रूर देते हैं कि आपने इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम कर रहे हैं एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी, जिससे आपको ये लेसन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, अपने स्कूल के अलावा अपने शहर के एक औपचारिक सरकारी स्कूल और एक निजी स्कूल का नाम लिखना है, यानी आपको अपने स्कूल का नाम छोड़कर एक किसी भी गवर्नमेंट स्कूल का नाम लिखना है और किसी भी एक प्राइवेट स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ हम बात कर रहे हैं फॉर्मल एजुकेशन की, और आपको ये पता लगाना है कि क्या आपके शहर में, कस्बे में या गांव में इनफॉर्मल एजुकेशन का, यानी अनौपचारिक शिक्षा का कोई केंद्र है या नहीं। अगर नहीं है तो आप आंसर छोड़ दीजिए, और अगर आपने पता लगा लिया कि हाँ है
तो आपको उसका नाम लिखना है। बच्चों देखिए, आपको मैं जो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ देती हूँ, ये आपको लेसन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी एक्टिविटी को स्किप नहीं करें। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा, समुदाय और समाज की। अभी हमने सबसे पहले बात की शिक्षा और परिवार की, फिर हमने बात की शिक्षा और स्कूल की, क्योंकि परिवार के बाद अगर कोई बच्चा कुछ सीखता है, परिवार को हम क्या कहते हैं, बच्चे की या व्यक्ति की प्रथम पाठशाला, और उसके बाद वो कुछ सीखता है तो स्कूल में। अब उसकी एजुकेशन कहाँ हो रही है, समुदाय और समाज में। तो हम बात कर रहे हैं हमारे थर्ड टॉपिक की शिक्षा, समुदाय और समाज। बच्चों, युवाओं और वयस्कों को जो शिक्षा मिलती है उससे अंततः हमारे इर्द गिर्द समुदाय के समग्र समाज के विकास में मदद करनी चाहिए। कहने का आशय ये है कि चाहे बच्चे हों, युवा हों या वयस्क, जो भी कोई शिक्षा हासिल करता है तो वो ना केवल अपने विकास में बल्कि समाज के विकास में भी योगदान देता है, क्योंकि व्यक्ति और समाज एक दूसरे से अलग नहीं है। व्यक्तियों से ही समाज का निर्माण होता है। तो व्यक्तियों का विकास यानी समाज का विकास। व्यक्ति शिक्षित है यानी पूरा का पूरा समाज शिक्षित है। ज्ञान प्राप्ति, निजी विकास और शिक्षा में प्रक्रियाओं के माध्यम से जब कोई व्यक्ति कौशल अर्जन करता है, यानी व्यक्ति जब अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहा है, अपनी कुशलताओं को बना रहा है किसी भी माध्यम से, चाहे नॉलेज के माध्यम से, अपने डेवलपमेंट के माध्यम से, या शिक्षा की किसी भी प्रणाली या किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से, तो वो उसमें किस में योगदान करता है, राष्ट्र के निर्माण में और वैश्विक स्तर पर मानव विकास में अपना योगदान करता है। पूरे समाज के विकास में, डेवलपमेंट में व्यक्ति अपना एक एक्टिव मेंबर के रूप में पार्टिसिपेशन देता है शिक्षा के माध्यम से। अगर आप शिक्षा के घटकों को देखें, शिक्षा के घटक कौन कौन से हैं, आपको याद होगा हमने एक डायग्राम किया था, उसमें फर्स्ट नंबर पे था हमारा लर्नर यानी शिक्षु, फिर हमारा था करिकुलम। इस तरह से हमने अलग अलग शिक्षा के घटक किए थे और उसमें हमने एक घटक किया था विस्तार गतिविधियाँ। तो ये जो विस्तार गतिविधियाँ हैं ये शिक्षा का एक अभिन्न अंग है और विस्तार की बात करेंगे हम हमारे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।